सासा ने परी को कन्विंस किया था कि वो आहान से कहकर मयूरी का निकलवा दे, पर उसकी बाजी उसी पर भारी पड़ गई थी। जब परी ने आहान से कहकर उसी का ट्रांसफर करवा दिया, इस बारे में बात कहने के लिए सासा नियति के केबिन में आ गई थी। अंदर आते ही उसने उससे कहा, मैम प्लीज मेरा ट्रांसफर होने से बचा लीजिए, क्योंकि अगर ये बात ऑफिस में बाकी लोगों को पता लग गई कि मेरा ट्रांसफर उस मयूरी की वजह से हो रहा है तो मैं सनाया ज्वेलर्स में आगे काम नहीं कर पाऊंगी। सासा नियति को पकड़कर उसे अपनी दुख भरी कहानी बता रही थी। पहले उसने यह सोचा कि मयूरी एक मामूली सी नर्स है, उसे टारगेट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। पर उसे क्या पता था कि वो मयूरी से डील कर पाती उससे पहले ही आहान उसका ट्रांसफर कर देगा। वहीं उसकी बात सुन नियति के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने उससे कहा, तुम्हारा मतलब है आहान ने तुम्हें कुछ भी कहने या एक्सप्लेन करने का मौका तक नहीं दिया और उस नर्स की वजह से तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया। आखिर ऐसा क्या कहा उसने आहान से? उसकी बात सुनकर सासा ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, नहीं मयूरी तो एक शब्द भी नहीं कहा था, जो कहा उनकी बेटी परी ने कहा। परी अचानक से ही आहान से कहने लगी कि वो मुझे ऑफिस से निकाल दे। अपनी बात कहकर वो नियति के सामने तेज तेज रोने लगी। वो इस ऑफिस में अपनी सेक्रेटरी की पोस्ट से बहुत खुश थी। उसे उस पोस्ट पर देखकर बाकी सभी एम्प्लॉय को बहुत जेलसी फील होती थी, पर अगर सबको इस बारे में पता चल गया तो सब उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे और वो वहाँ काम करने के लायक नहीं रहेगी। यह सोचते ही उसने नियति के हाथों को कसकर पकड़ा और उससे कहने लगी, इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए सासा ने बहुत मेहनत की थी और मेहनत के साथ साथ उसे नियति का भी काफी सपोर्ट मिला था, तभी वो इतनी जल्दी यहाँ पहुंच पाई थी। उसकी नियति से काफी अच्छी बनती थी, इसलिए आज वो सबसे पहले उसी के पास हेल्प मांगने आई थी। और फिर अगर वो आहान की एक सेक्रेटरी बनकर ही काम करती तो उसके लिए मयूरी को सबक सिखाना भी काफी इजी होता। सासा की ये बातें सुनकर नियति ने अचानक से एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़वा लिया। उसकी आंखों में चिढ़ और गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उसने गुस्सा करते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम किसी भी बच्ची को उकसा सकते हैं पर परी को नहीं, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? नियति ने इतनी मेहनत से सासा को आहान की सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट करवाया था। सासा उसकी दूर की कजिन थी, पर इस बारे में कंपनी में बहुत ही कम लोगों को पता था। उसने अपने मतलब के लिए सासा को यहाँ जॉब दिलवाई थी ताकि वो आहान के पास रहकर उसकी सारी जानकारी उसे दे सके, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि सासा उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगी। वहीं उसकी बात सुन सासा ने आहान के केबिन में जो भी हुआ उन सब बातों को याद करते हुए उससे कहा, कोई फायदा नहीं होने वाला, उसके फैसले को कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं, और फिर अगर मैंने कुछ किया तो बाकी सब लोगों को यही लगेगा कि मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ, सब लोग मेरे बारे में गलत सोचने लगेंगे। उसकी बात सुनकर सासा ने अपने किए पर गिल्ट फील करते हुए उससे कहा, तो अब मैं क्या करूँ? क्या यह पोस्ट छोड़ देना ही मेरे लिए आखिरी ऑप्शन है? उसे इस तरह उदास देखकर नियति ने अपने गुस्से को शांत किया और उससे समझाते हुए कहा, अब तुम्हारे पास बस यही ऑप्शन है कि जिस डिपार्टमेंट में आहान ने तुम्हारा ट्रांसफर किया है तुम वहाँ जाकर अपना काम करो और बेस्ट परफॉर्म करो। जैसे ही आहान के आसपास काम करने का कोई दूसरा चांस मिलेगा मैं तुम्हारे ट्रांसफर की बात करूंगी और तब तक चीजें नॉर्मल भी हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर सासा ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए उससे कहा, ओके, उस मयूरी से मुझे हर पल और हर हाल में बदला लेना है, इसलिए प्लीज आप मेरी इन सब में हेल्प करना। अब नियति ने भी थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, ओके फाइन, पर अब उस मयूरी का नाम मेरे सामने मत लेना और मुझे लगता है कि अब तुम्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस मयूरी के बारे में, क्योंकि डिपार्टमेंट चेंज हो जाने की वजह से तुम्हारी पावर्स भी पहले से बहुत कम हो जाएंगी। यही सब समझा कर उसे सासा को थोड़ा रिलैक्स किया और वहां से भेज दिया। नियति की सेक्रेटरी जिया दरवाजे पर खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। जब सासा वहां से चली गई वो अंदर आई और गुस्सा करते हुए उससे कहने लगी, मैम सासा के साथ कितना बुरा हुआ है, क्या आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगी? कुछ पल रुक कर उसने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहा, आहान सर ने तो हमेशा टैलेंटेड और हार्ड वर्क करने वाले एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट
की है। तो आज उन्होंने सासा के साथ यह सब कैसे कर दिया। जब से यह मयूरी आई है तब से यहाँ आए दिन कुछ न कुछ होता ही जा रहा है। वो सच में बहुत चालाक लड़की है। उसकी बात सुन नियति गहरी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद वो अपने ख्यालों से बाहर आई और अपना सिर उठाते हुए उससे बोली, तुमने सुना नहीं, इस बार तो उस मयूरी ने आहान से कुछ भी कहा नहीं था। उससे पहले ही उसने सासा का ट्रांसफर करवा दिया। नियति की बात सुनकर जिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, वो ना सिर्फ छोटी सी परी का फायदा उठा रही है और कुछ नहीं। अगर आहान सर को उसके खूबसूरत और भोले चेहरे के पीछे की सच्चाई पता चल गई तो वो सबसे पहले उस नर्स को ही जॉब से बाहर निकाल फेंकेंगी। उसने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहा, नियति मैम, आहान सर ने आपके काम की वजह से हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है। अगर आप उन्हें इस बारे में एक बार कहेंगी तो वो जरूर आपकी बात मानेंगी। नियति ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, इनफ, ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो तुम जानती हो ना, आहान ने हमेशा अपने पर्सनल मैटर्स को प्रोफेशनल मैटर्स से अलग रखा है। वो कभी भी मेरे कहने पर मयूरी को सजा नहीं देंगे, खासकर जब परी उसे इतना पसंद करती है। परी के खातिर आहान कभी ऐसा नहीं करेंगे। ऊपर से वो इतनी खूबसूरत भी है। आहान तो क्या कोई भी आदमी उसे देखकर पागल हो जाए। उसकी बात सुनकर जिया जेलस होकर अपने पैरों को जमीन पर पटकते हुए उससे बोली, उस जैसी लड़की बस अपने खूबसूरत चेहरे का ही तो फायदा उठाती है। नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो कुछ सोचने लगी। फिर अचानक आंखें खोलकर उसने टेबल पर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स उठाए और अपनी केबिन से बाहर निकाल कर आहान के ऑफिस में जाने लगी। वहां पहुंचकर उसने केबिन का दरवाजा नॉक करते हुए कहा, मैं यहाँ कंपनी की लेटेस्ट प्रोग्रेस के बारे में रिपोर्ट करने आई हूँ। उसकी बात सुनकर रिया ने ऑफिस का दरवाजा खोलते हुए उससे कहा, आहान सर, आप ही वेट कर रहे थे, आपका ही वेट कर रहे थे। मिस नियति, प्लीज अंदर आ जाइए। नियति ने अंदर आने से पहले अपने बाल और ड्रेस को थोड़ा सेट किया। उसके बाद वो अपने हाथों में डॉक्यूमेंट्स लिए आहान के केबिन में एंटर हुई। वो रिया को फॉलो कर रही थी। इस वक्त आहान अपनी टेबल पर बैठा हुआ कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। उसका पूरा ध्यान बस अपने काम पर ही था। उसके चेहरे पर केबिन की बड़ी सी विंडो से आती सनलाइट पड़ रही थी, जिससे वो देखने में और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। नियति वहाँ खड़ी कुछ सेकंड उसे ही देखती रही। तभी उसने ख्यालों से बाहर आकर उनसे कहा, मिस्टर आहान। वो आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर सोफे की तरफ गई, जहाँ परी कॉफी टेबल पर बैठकर अपनी ड्राइंग बुक में ड्राइंग बना रही थी और मयूरी उसकी साइड में बैठकर कोई बुक पढ़ रही थी। मयूरी जिस तरीके से वहाँ बैठी हुई थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो राजदादा फैमिली की मालकिन हो। उसे इस तरह देखकर नियति को मन ही मन में जलन होने लगी। उसने बड़बड़ाते हुए अपने मन में कहा, यह नर्स यहाँ बैठी तो ऐसे है जैसे आहान की वाइफ या राजदादा फैमिली की मालकिन हो, और आहान भी उससे कुछ कहता भी नहीं है। जैसे ही आहान ने नियति को देखा, उसने अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स नीचे रख दिए और अपने सामने रखी चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए उससे बोला, बैठ जाओ। नियति मार्केटिंग में एक्सपर्ट थी और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग रखती थी। जैसे ही उसने आहान की आवाज सुनी, वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई और अपने पास रखी चेयर पर बैठ गई। तभी उसने आहान को एक्सप्लेन करते हुए कहा, दवे डायमंड के साथ हमारी डील फाइनल हो गई है और मिस्टर अमन को मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हमारा प्रपोजल काफी पसंद आया है। खासकर प्रपोजल की पैकेजिंग और पब्लिसिटी के लिए हमारे सजेशन वह आज ही इस प्रोजेक्ट की डील्स डिस्कस करने के लिए किसी को भेजने वाले हैं। नियति इस वक्त काफी प्रोफेशनल नजर आ रही थी। वह अपनी बात बिना किसी हेजिटेट के आहान के सामने रख रही थी और जब वह प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी एकदम परफेक्ट थी, जिससे उसका कॉन्फिडेंस साफ देखा जा सकता था। उसका यही कॉन्फिडेंट देखकर कहा जा सकता था कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल वर्किंग वुमेन है। इसके साथ ही उसका खूबसूरत चेहरा और उसके मैनर्स
नर्स उसके काम करने के अंदाज को और भी ज्यादा निखार रहे थे। वहाँ क्या चल रहा था यह देखने के लिए मयूरी ने धीरे से अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा, पर वो दोनों क्या बात कर रहे थे यह बात उसे ना तो ठीक से सुनने में आ रही थी और ना ही समझ में आ रही थी। दरअसल मयूरी और परी उन दोनों से थोड़ी दूरी पर बैठे हुए थे। वो फिर से अपनी नर्सिंग की बुक्स को पढ़ने लगी, पर अब उसका ध्यान अपनी बुक्स में नहीं था बल्कि आहान और नियति की तरफ ही था। उसे बीच बीच में नियति के मुंह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पब्लिसिटी और पैकेजिंग जैसे कुछ वर्ड सुनाई दे रहे थे, जिसे सुनकर वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगी। हालांकि मयूरी को खुद भी यह बात नहीं पता थी कि उसे इन सब चीजों में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा था। वहीं नियति आहान को आगे अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कह रही थी, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले मैंने बाकी डिपार्टमेंट्स को भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग फेज में हमें उनकी भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वह अपनी बात कह रही थी कि तभी वह बात करते करते अचानक से रुक गई। उसने पलटकर मयूरी की तरफ देखा। उसे देखकर नियति ने फिर से आहान से कहा, मिस्टर आहान, यह डील बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी दबे डायमंड के साथ कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट साइन कर दिया है। उसने अपनी बात पूरी तो नहीं की थी, पर उसकी बातों से यह साफ जाहिर हो रहा था कि इस वक्त ऑफिस में सिर्फ मयूरी ही एक आउटसाइडर थी। तो जाहिर था कि वो अपना डिस्कशन और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी बात उसे सुनने नहीं दे सकती थी। भले ही मयूरी परी की नर्स थी और वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती थी और दिल से उसकी केयर करती थी, पर फिर भी आहान अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के आगे नहीं आने देता था। वहीं नियति अपने मन में यही बोल रही थी, यह नर्स आहान के लिए बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है। वहीं मयूरी काउच पर बैठी उन लोगों की बातें सुन रही थी और वेट कर रही थी कि नियति कब आगे अपनी बात बोलेगी, पर तभी उनकी नजरें नियति से जा मिली और उसने नजरें झुका ली और फिर से अपनी बुक पढ़ने लगी। उसे देखकर मयूरी समझ चुकी थी कि आखिर नियति उसे इस तरह देखकर क्या कहने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ यह देखकर नियति के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। हालांकि आगे जो कुछ भी हुआ उसे सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसे सुनने के लिए वो रेडी नहीं थी, और क्या आहान नियति की बात मानकर उसे वहां से भेज देगा? आहान ने उससे कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर वह यह सब सुनना चाहती है तो वो सुन सकती है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। उसकी बात सुनकर नियति कुछ देर के लिए एकदम खामोश हो गई, पर कुछ देर बाद उसने आहान की तरफ देखते हुए उससे कहा, पर मिस्टर आहान। इस पर आहान ने उससे कहा, आज तक हम यहाँ सिर्फ रूटीन प्रपोजल ही डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई भी कॉन्फिडेंशियली डिटेल अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सो इट्स फाइन, तुम अपनी रिपोर्ट कंटिन्यू करो। उसकी बात सुनकर नियति ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। उसने सोचा था कि ऐसा करके वो मयूरी को नीचा दिखा सकती है, पर उसका ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था। हालांकि अगले ही पल उसने मयूरी की तरफ देखा और अपने मन में सोचते हुए खुद से बोली, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मयूरी, आहान ने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन इसलिए दी है क्योंकि इस वक्त यहाँ कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल डिस्कस नहीं की जा रही है, इसलिए ज्यादा भाव मत खाओ। फिर खुद से भी बोली, और तुम नियति थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, बेमतलब आहान को गलत समझती रहती है। यही सब सोचकर वो थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी। इस वक्त आहान और नियति जिस प्रपोजल के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो मार्केटिंग से रिलेटेड एक कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट था जो मयूरी को समझ में नहीं आने वाला था। यही सब सोचकर नियति ने अपनी नजरें मयूरी से हटा ली और मुस्कुराते हुए आहान को अपनी रिपोर्ट बताने लगी। वहीं मयूरी नियति की बात सुनकर बाहर जाने ही वाली थी, पर तभी आहान की बात सुनकर वो रुक गई और वापस परी की साइड में जाकर बैठ गई। उसने मन में सोचा, ओफ मयूरी, तुझे ज्यादा ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है। तूने सुना ना, उस वाइल्ड वायुमंडल ने अभी अभी कहा कि तू यहाँ रह भी सकती है और यह सब सुन भी सकती है। यह कुछ इम्पोर्टेंट या कॉन्फिडेंशियली नहीं है। यह सोचकर उसने अपनी नर्सिंग की बुक साइड में रख दी और बहुत ही ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लगी। रिपोर्ट डिस्कस हो जाने के बाद मयूरी को यह बात समझ आ गई थी कि आखिर क्यों आहान नियति की इतनी तारीफ करता है और उसके काम को अप्रिशिएट करता है। वो सच में काफी प्रोफेशनल
प्रोफेशनल थी। प्रपोजल की डिजाइन से लेकर हर छोटी चीज पर उसका पूरा ध्यान था और इन फ्यूचर अगर कोई इमरजेंसी भी आ जाती तो उसके लिए उसने पहले ही पूरा बैकअप प्लान बना कर रेडी रखा था। उसकी रिपोर्ट को सुनकर कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हर एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंट इंक्रीज हो सकता था। प्रोजेक्ट एक्सप्लेनर कर देने के बाद नियति ने अपने डॉक्यूमेंट्स को बंद कर दिया और पलटकर मयूरी की तरफ देखते हुए उससे कहने लगी, मिस मयूरी, आप मार्केटिंग के बारे में तो कुछ नहीं जानती, पर मैं बस आपकी राय जानना चाहती हूँ। बताइए, मेरे प्रपोजल को लेकर आपका क्या ख्याल है? उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल सी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो बस कैजुअली सवाल उससे पूछ रही है। ये देखकर आहान ने भी अपनी आईब्रो सिकोड़ी और मयूरी की तरफ देखने लगा। आहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे एक्सपेक्ट कर रहा हो कि वो ऐसा कोई जवाब दे जो उसे सरप्राइज कर दे। मयूरी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी, पर सबका अटेंशन अपनी ओर देखकर वो हड़बड़ाकर उठी और बोली, मुझे इन सब बातों में इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए मैं वो सब सुन रही थी। उसकी बात सुन नियति के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे पता था तुम जैसी मामूली सी नर्स को कहाँ मार्केटिंग प्रपोजल समझ आएगा, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में शामिल होने का मौका मिला। एनीवे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इस वक्त ये सब बातें भले ही नियति अपने मन में कह रही थी, पर उसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी उसने मयूरी से आगे कहा, मिस मयूरी, मैंने सुना है कि आपने एक कंपनी का प्लानिंग डिपार्टमेंट और बाकी कई डिपार्टमेंट्स भी देखे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्या आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी देखना चाहेंगी? नियति का इंटेंशन तो मयूरी को नीचा दिखाने का था, पर वो ये सब कुछ अच्छा बनकर करना चाहती थी। मयूरी से अपनी बात कहने के बाद उसने आहान की तरफ पलटकर देखा। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे इस बात पर कोई आपत्ति है। मयूरी इस वक्त एकदम खामोश थी। उसने नियति को अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया था। वो बस आहान की ओर देख रही थी और जब उसने देखा कि इन सब बातों से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसने नियति की तरफ देखते हुए उससे कहा, थैंक यू मिस नियति, आई होप मैं आपके डिपार्टमेंट में काम को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर नियति ने एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, इट्स ओके मिस मयूरी। मयूरी से इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। इस वक्त आहान की तरफ से उसके लिए कोई इंटरेक्शन नहीं था, इसलिए उसे वहाँ से जाना ही सही लगा। वहीं परी इस वक्त अपनी ड्राइंग बनाने में लगी हुई थी और क्योंकि आहान भी अभी वहीं था, इसलिए मयूरी बिना परी को अपने साथ लिए आहान के केबिन से बाहर आ गई और नियति को फॉलो करने लगी। तभी नियति ने उससे मजाक करते हुए कहा, मिस मयूरी, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं और करीब से देखने पर तो आप और भी ज्यादा सुंदर लगती हैं। मुझे सच में तो अब आपसे जलन होने लगी है। ये कहकर वो कॉरिडोर की तरफ जाने लगी। वह इतने अच्छे से बात कर रही थी कि कोई भी उसकी बातों में आ जाता। वहीं जब मयूरी ने उसकी बात सुनी तो वो थोड़ा हैरान हो गई थी और हैरानी में अपना फेस छूकर देखने लगी। फिर खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, क्या मैं सच में खूबसूरत हूँ? फिर उसने हंसते हुए कहा, मिस नियति, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे बेवजह ही चने के झाड़ पर चला रही हैं। सच कहूँ तो मुझे ज्यादा खूबसूरत और टैलेंट तो आप है और मैंने सुना है आप सनाया ज्वेलर्स की बेस्ट मार्केटिंग मैनेजर हैं और मिस्टर रायजादा ने पर्सनली आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया है। मयूरी की बात सच थी और वो उसकी बेवजह झूठी तारीफ नहीं कर रही थी। उसे हमेशा यही लगता था कि बिजनेस इंडस्ट्री में लड़कियों को हमेशा हल्के में लिया जाता था और लड़की समझदार उन्हें बड़े प्रोजेक्ट या काम नहीं दिए जाते थे। पर नियति को देखकर उसके सारे डाउट क्लियर हो गए थे। नियति शांत फोकस्ड थी, यही नहीं अपने फील्ड का काम में वो हमेशा टॉप पोजीशन पर रहती थी। नियति एक अच्छी फैमिली से आती थी, उसमें इतनी एबिलिटी थी कि वो 100 मेल एम्प्लॉय के कंपैरिजन में उनसे भी बेटर काम कर सकती थी। उसकी बात सुनकर नियति ने स्माइल करते हुए उससे कहा, पर मुझे
मुझे नहीं लगता कि अब मिस्टर आहान भी मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं। एक्चुअली उनकी ये कंपनी शुरू करने के जस्ट बाद ही मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया था, इसलिए वो मुझे काफी अच्छे से जानते हैं। उन्हें मुझ पर यकीन है, इसलिए उन्हें मुझे इतने सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। ये सब कहकर वो मयूरी की तरफ देखने लगी। उसने उससे कहा, मैंने सुना है कि नर्स होना बहुत मुश्किल भरा काम है। आपके पास इतने सारे जॉब्स ऑप्शन होने के बाद भी आपने नर्सिंग ही क्यों चुनी, जबकि आप देखने में सुंदर भी हैं। आप तो मॉडलिंग भी कर सकती थी। उसकी बात सुनकर मयूरी थोड़ा घबरा गई और उसकी आंखों के सामने सुजल का चेहरा और उसकी बातें घूमने लगी। मैंने तुम्हारी जान बचाई है मयूरी, तुम भले ही जॉब करने जा सकती हो, पर आगे तुम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम अपना ध्यान रख सको। सुजल की इसी बात की वजह से उसने अपना काफी समय नर्सिंग के बारे में जानने में लगा दिया। इसी रीजन की वजह से उसने अपनी आगे की स्टडी भी नर्सिंग में ही पूरी की। वो अपने ख्यालों से बाहर आई और स्माइल करते हुए उससे बोली, क्योंकि नर्स होना एक अच्छी बात है मिस नियति। जब मैं अपने पेशेंट को ठीक होता हुआ देखती हूँ तो वो खुशी ही मेरे लिए काफी है। उसकी बात सुन नियति चलते चलते रुक गई और उससे बोली, और अगर वो पेशेंट ठीक ना हो तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर पेशेंट लकी और उसकी जान ही बच जाए। उसकी बात सुन मयूरी की नजरें गहरी होने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही थी। तभी उसने स्माइल करते हुए कहा, ये तो नेचुरल है। अगर इंसान दुनिया में आया है तो वो जाएगा भी, उसे कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, हमारा काम होता है कि हम उसे बचाने के लिए अपना बेस्ट दें, और मैं अपनी तरफ से बस यही कोशिश करती हूँ कि जब तक वो जिंदा है सुकून से जिए और अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करें। बात करते करते वो लिफ्ट में नीचे आ गए थे। नियति लिफ्ट से निकलते हुए उससे बोली, सही कहा आपने मिस मयूरी, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। अब तक वो लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी पहुंच चुके थे। मयूरी आगे भी कुछ कहने वाली थी, पर तभी नियति उसे रोकते हुए कहा, हम आ गए। ये सुनकर मयूरी ने देखा कि सभी एम्प्लॉयज उनकी तरफ ही देख रहे थे। ये देख वो बिना आगे कुछ कहे नियति को फॉलो करने लगी। जैसे ही वो लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एंट्रेंस पर पहुंचे तो नियति ने उससे कहा, मेरा अभी भी थोड़ा काम बचा हुआ है, मैं किसी और को कह देती हूँ, वो आपको डिपार्टमेंट दिखा देगा। ये ठीक रहेगा ना? वो ये सब काफी फ्रेंडली टोन में बोल रही थी। मयूरी जब से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आई थी तब से वो किसी सोच में खोई हुई थी। उसने जैसे ही वहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा देखा, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। और फिर जब उसने नियति की बात सुनी तो उसने कहा, हाँ, मैं अपना सिर हिलाते हुए उससे कहा, जी ठीक है। उसकी बात सुन नियति ने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि वो मयूरी को मार्केटिंग डिपार्टमेंट दिखा दे। इसके बाद वो अपनी केबिन में चली गई, पर तभी उसकी असिस्टेंट जिया उसकी केबिन में आई और बोली, नियति मैम, यह लड़की यहाँ क्या कर रही है? उसके यह पूछने पर नियति को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। उसने अपने डॉक्यूमेंट टेबल पर रखे और ऐसा प्रिटेंड करने लगी जैसे वो बहुत थकी हुई हो। फिर सामने खड़ी जिया से कहा, अभी ये सब मत पूछो। जिया ने उसे देखकर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, क्या आप भूल गई? उस नर्स की वजह से ही सासा का ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में हो गया है और अब वो आपके साथ यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी आ गई। आखिर चाहती क्या है वो? क्या वो हम सबके सामने अपनी पावर दिखाना चाहती है? उसे इतना गुस्सा करते देखकर नियति ने कहा, रिलैक्स जिया, शांत हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है उसे यहाँ देखकर मुझे अच्छा लग रहा है? तुम तो अच्छे से जानती हो कि पिछले 2 दिनों में यहाँ पर क्या क्या हुआ है। उसने मिस्टर आहान के सामने मुझसे कहा कि मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टूर करना है, तो एक मैनेजर होने के नाते में उसे मना कैसे कर सकती थी। उसने आगे कहा, अच्छा छोड़ो यह सब, अब ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, उसका अच्छे से वेलकम करो एंड उसके सामने कोई गॉसिप मत करना। जब जाओ मुझे भी थोड़ा रेस्ट करने दो। जिया का मन तो कर रहा था कि वो उस नर्स को जलाकर खाक कर दे, पर वो नियति का ऑर्डर इग्नोर नहीं कर सकती थी, तो उसने रिप्लाई देते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई। और इतना कहकर वो
उस केबिन से बाहर निकल गई। जैसे ही जिया केबिन से बाहर निकली, नियति ने अपने डॉक्यूमेंट्स खोले और एक एक चैन की सांस ली। वो आराम से वहाँ बैठकर कॉफी पीने लगी। उसके फेस पर अब तक जो थकावट और इरिटेशन का लुक था वो पूरी तरह से गायब हो गया था। क्या चल रहा है नियति के दिमाग में, और क्या जिया मयूरी को इतनी इजीली अपने डिपार्टमेंट का टूर करने देगी? नियति के कहने पर बाहर खड़ी सेक्रेटरी ने उसके पास जाकर उससे कहा, मैं मयूरी आई है, मैं आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले स्टाफ से मिलवाती हूँ। जैसे ही सेक्रेटरी ने अपनी बात पूरी की, वहाँ काम करने वाले सभी लोगों ने उसे विश किया। इस वक्त वहाँ काफी अच्छा माहौल दिख रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग काफी अच्छे और मिलनसार थे। यहाँ तक कि उन एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय ने तो उसे पानी का गिलास तक भर कर दिया था। तभी सेक्रेटरी ने मयूरी को मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टूर करवाते हुए और वहाँ के एग्जीबिशन मॉल की तरफ जाते हुए उससे कहा, सबको यह काम बहुत ही इजी लगता है, बट रियलिटी कुछ और ही है। यहाँ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। यह देखिए, यह वॉल हमारी डिस्प्ले वॉल है। यहाँ हमारी कंपनी ने जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट किए हैं उनके फोटोज और रिकॉर्ड्स हैं। सेक्रेटरी मयूरी को यह सब बता ही रही थी कि तभी पीछे से जिया उसके पास आ गई और उसने कहा, एग्जीबिशन वॉल से क्या ही समझ आएगा, वहाँ पर जो भी रिकॉर्ड्स लगे हैं वो सब तो बस पुराने हो गए हैं और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने वहाँ पर अपना बेस्ट नहीं दिखाया है। इतना कहकर उसने मयूरी की तरफ कॉफी का कप बढ़ा दिया और उससे कहा, क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगी? उसकी बात सुन मयूरी ने पहले जिया के हाथ में पकड़े हुए कॉफी कप की तरफ देखा और फिर वो उसकी तरफ देखने लगी। उसे हैरान देखकर सेक्रेटरी ने उसे जिया से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, जिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमारी सुपरवाइजर है। जैसे ही मयूरी ने यह बात सुनी, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने अपने सामने खड़ी सेक्रेटरी से कहा, ओके, बट किस एरिया का मार्केटिंग डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट है? उसकी बात सुनकर जिया उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगी, हर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी प्रोजेक्ट की तरह ऑर्डिनरी हो जाते हैं। अगर आपको सबसे इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानना है तो आपको उन प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहिए जो अभी चल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट ओरिजिनल, स्पेशल और चैलेंजिंग होते हैं। तभी उसने आगे कहा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेंटली सनाया ज्वेलर्स का इस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है। क्या आप वो भी देखना चाहेंगी? उसकी बात सुन मयूरी ने बिना ज्यादा सोचे उससे कहा, दिया, दबे डायमंड्स वाली डील। उसे याद था नियति आहान को रिपोर्ट एक्सप्लेन करते वक्त दबे डायमंड का ही नाम ले रही थी। वही जिया ने यह बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इस बारे में मालूम होगा। तभी उसने मयूरी की तरफ देखा और बोली, यस, मैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। अभी तक उस प्रोजेक्ट के बारे में कोई खास कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स नहीं है, इसलिए मैं आपको उसे देखने के लिए अलाउ कर सकती हूँ। इतना कहकर वो पलटकर सेक्रेटरी की ओर देखने लगी और उससे बोली, इन्हें मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टूर करवा दूंगी, तुम जाओ और जाकर अपने असाइनमेंट का काम पूरा करो। उसके कहने पर सेक्रेटरी वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद जिया अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और अपना लैपटॉप स्टार्ट कर लिया। फिर उसने मयूरी को भी बैठने के लिए एक चेयर ऑफर की, आप यहाँ बैठ जाइए। इतना कहकर उसने अपने लैपटॉप पर एक डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक किया और बोली, ए लीजिए, आप इसे आराम से पढ़ लीजिए। पता नहीं क्यों पर मयूरी को वहाँ कुछ गलत होने की फीलिंग होने लगी। जिया इस वक्त कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड दिख रही थी। एक नजर उसे देखने के बाद मयूरी वहाँ से उठकर चली जाना चाहती थी, पर जिया ने उसके कंधे को पकड़ते हुए उसे रोक लिया। जिया को ऐसा करता देखकर वह हैरान हो गई और पलटकर उसे देखने लगी। उसने जिया का हाथ अपने कंधे से हटाया और अपनी जगह से उठ गई, पर जैसे ही वो खड़ी हुई, जिया ने अपना हाथ टेबल से खींच लिया और लैपटॉप फिसलकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने की वजह से लैपटॉप की स्क्रीन एक सेकंड में टूटकर चकनाचूर हो गई। यह देखकर मयूरी घबरा गई और जिया की तरफ देखने लगी, और जब तक मयूरी कुछ कह पाती उससे पहले ही वो जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगी। यह तुमने क्या किया मयूरी? तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? इस लैपटॉप में लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स थी, अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगी? इतना कहकर उसने जमीन पर गिरे लैपटॉप को उठा लिया और हड़बड़ी में उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी देखी जा सकती थी, या कहें कि यह परेशानी होने
सोचने और घबराने का नाटक किया जा रहा था। वहीं मयूरी उसे एकटक घूरे जा रही थी। अगर उसने अपनी आंखों से यह नहीं देखा होता कि जिया ने खुद आगे बढ़कर उस लैपटॉप को नीचे गिराया है तो शायद वो भी उसका चेहरा देखकर धोखा खा जाती। तभी वहाँ आसपास काम करने वाले लोग सभी लोग इकट्ठा हो गए और मयूरी की ओर देखने लगे। बाहर इतनी भीड़ और शोर देखकर नियति भी वहाँ आ गई और उसने कहा, क्या हुआ, यहाँ इतना क्यों शोर हो रहा है। पर तभी उसकी नजर जिया और मयूरी पर गई और उसका चेहरा तंग हो गया। जिया अपना लैपटॉप स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी पर वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। यह देखकर उसने अपना लैपटॉप गले से लगा लिया और रोते हुए नियति से बोली, नियति मैम, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ करेगी। मुझे लगा कि मिस मयूरी हमारे डिपार्टमेंट में काम करने के तरीके में काफी इंटरेस्टेड है, इसलिए मैंने उन्हें हमारी लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स पढ़ने का चांस दिया था जिसे मैंने अभी अभी लिखा था। पर मुझे क्या पता था कि ये मेरा लैपटॉप ही गिरा कर तोड़ देंगी। जैसे ही नियति ने जिया की बात सुनी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या? जिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। यह देखकर नियति शॉक्ड रह गई। उसने परेशान होकर पूछा, उसका बैकअप कहाँ है? पर रिपोर्ट का बैकअप भी तो होता है। उसकी बात सुनकर जिया और तेज तेज आंसू बहाते हुए बोली, मैंने वो रिपोर्ट जस्ट अभी अभी लिखी थी, इसलिए मुझे उसका बैकअप बनाने का टाइम नहीं मिला। मुझे क्या पता था कि ऐसा सब हो जाएगा। यह सुनकर नियति एकदम खामोश हो गई। अब तक आहान को भी इस बारे में पता चल गया था और वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ ही आ रहा था। वहीं नियति ने ऑलरेडी अब तक सीसीटीवी फुटेज को अपने हिसाब से एडिट कर दिया था। उसमें एक एंगल से जिया का सिर्फ बैक साइड ही देखा जा सकता था और यह भी कि मयूरी उसके पास खड़ी है। इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर यही लग रहा था कि मयूरी और जिया आपस में बात कर रही थी। पर तभी मयूरी अपनी चेयर से अचानक से उठी और लैपटॉप नीचे गिर गया। यह सारा काम बहुत कम टाइम में ही हो गया था, इसलिए फुटेज को देखकर यह बात बताना मुश्किल था कि किसी ने इस फुटेज के साथ कोई छेड़छाड़ की है। इस फुटेज को देखकर यही लग रहा था कि जब से मयूरी ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कदम रखा था उसका सबने अच्छे से वेलकम किया था और उसकी खातिरदारी भी की थी। और यह बात जिया पर भी अप्लाई हो रही थी क्योंकि उसने भी मयूरी को कॉफी ऑफर की थी जिसका कप अभी टेबल पर ही रखा हुआ था। लैपटॉप के गिरने के बाद जिया ने यह भी नहीं कहा था कि यह सब कुछ मयूरी ने जानबूझकर किया है, बल्कि यह कहा था कि उसकी केयरलेसनेस की वजह से लैपटॉप नीचे गिर गया। अब तक आहान भी वहां आ गया था। उसे वहां देखकर नियति ने कहा, मैंने ऑलरेडी आज दोपहर में दबे डायमंड के CEO मिस्टर अमन के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है। वो बस रास्ते में ही होंगे, पर आधे घंटे में सनाया ज्वेलर्स पहुंच भी जाएंगे। उसकी बात सुनकर आहान भी कुछ सोचने लगा। वो जानता था कि उसके क्लाइंट यहाँ बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं और अभी यह सब प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब क्लाइंट के आने के बाद वो लोग उन्हें क्या एक्सप्लेनिंग देंगे। इस वक्त इस गलती की वजह से पूरी कंपनी की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। आहान यही सब सोच रहा था कि जिया ने उसकी तरफ देखते हुए उससे कहा, मिस्टर आहान, नियति मैम का इस रिपोर्ट में से कुछ लेना देना नहीं है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे क्या पता था कि यहाँ यह सब हो जाएगा। उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि वो कुछ तो छुपा रही थी जिसे वो किसी को बताना नहीं चाहती। हालांकि यह सबको पता था कि पिछले 2 दिनों में मयूरी ने सबके लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट की थी। तभी वहाँ खड़े एम्प्लॉय आपस में बात करने लगे। भले यह सब मयूरी ने जानबूझकर नहीं किया, पर एटलीस्ट सॉरी तो कहना चाहिए ना उसे। गलती तो उसी से हुई है ना। जिया का तो लक ही खराब है। मयूरी ने उसके साथ इतना कुछ किया लेकिन अभी भी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले रही है। वहीं मयूरी वो इन सब के लिए उसे थैंक यू तक नहीं कह रही। हम सब ने इस रिपोर्ट को बनाने में कितनी मेहनत की थी ना यार, सब वेस्ट हो गया। अब जब दफे डायमंड के लोग यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या प्रेजेंट करेंगे। वो सब लोग बस इसी बारे में बात कर रहे थे। वहीं जब जिया ने देखा कि वहाँ खड़े सभी लोगों का ध्यान मयूरी पर ही है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो मन ही मन में खुश होते हुए सोचने लगी, फाइनली जैसा मैंने प्लान किया वैसा ही हुआ। अब देखती हूँ मयूरी तुझे आज कौन बचाता है। मयूरी को आहान के साथ ऑफिस में आए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, पर इन 2 दिनों में उसकी वजह से प्लानिंग डिपार्टमेंट और सासा जैसी सेक्रेटरी मुश्किल में आ गए थे और अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बारी थी। हालांकि जिया ने यह नहीं कहा था कि मयूरी ने यह सब जानबूझकर किया है, पर क्योंकि वो लैपटॉप उसकी वजह से गिरा था तो सारा शक तो मयूरी पर ही जाना था। और अगर मयूरी ने यह सब नहीं किया था तब भी इतनी
इम्पोर्टेंट रिपोर्ट तो खराब हो ही गई थी। वहाँ पर आज जितने भी एम्प्लॉय आए थे उनमें से कुछ लोग उसे बेचारी भी समझ सकते थे, पर बहुत से लोगों के लिए वो एक मासूम लड़की बन चुकी थी, क्योंकि जब से उसने सनाया ज्वेलर्स में कदम रखा था तब से वहाँ कुछ न कुछ गलत ही हो रहा था। और इस वजह से ऐसा भी हो सकता था कि आहान उसे जॉब से ना निकाले, पर उसकी मनहूसियत की वजह से वो उसे डिस्टेंस मेंटेन तो करने ही लग जाएगा और उसे ऑफिस भी नहीं आने दिया जाएगा। फिर कैसे शो ऑफ करेगी वो। यही सब सोचकर जिया के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। इस वक्त जहाँ जिया सबके सामने अपने लैपटॉप को पकड़े हुए दुखी होने का नाटक कर रही थी, वहीं मयूरी इस सिचुएशन में बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी। उसने तो अभी तक अपनी सफाई में किसी से कुछ भी नहीं कहा था, वो बस किसी सोच में खोई जिया की सीट के सामने खड़ी थी। वहीं आहान ने उसकी आंखों की तरफ देखा, पर वो डॉक्यूमेंट्स की तरफ देख रही थी। उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर पता लग रहा था कि वो सभी डॉक्यूमेंट्स द्वारा दिए गए प्रपोजल के बारे में है। तभी मयूरी ने अपने मन में सोचा, जरूर जिया ने रिपोर्ट बनाते वक्त इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का यूज किया होगा। वहीं आहान इस वक्त अपने मन में यही सोच रहा था कि मयूरी अपनी सफाई देने की जगह यह डॉक्यूमेंट्स की तरफ क्यों देख रही है। पर तभी नियति उसके पास जाकर उससे कहने लगी, मिस्टर आहान, मुझे लगता है कि हमें क्लाइंट से आने वाले लोगों से इस मीटिंग को पोस्टपोन करने के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए। पर तभी मयूरी ने जिया से अचानक से कहा, क्या आप मुझे कोई और लैपटॉप दे सकती हैं। इतना कहकर वो आहान की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में इस वक्त अलग ही चमक थी। उसकी बात सुन नियति हड़बड़ाकर उससे बोली, मयूरी, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। पर फिर उसने अपने मन में सोचा, तू ज्यादा ही सोच रही है नियति, यह बस एक नर्स है, इसे प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता। यह इन कुछ एक मिनट में इस प्रोजेक्ट की लास्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट कैसे बना सकती है। यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसकी बात सुन नियति ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आहान से कहा, मिस्टर अमन के साथ मेरे अच्छे रिलेशन है और वो मेरे काम पर भी ट्रस्ट करते हैं। मुझे यकीन है वो हमारी प्रॉब्लम समझेंगे। वहीं नियति भी सिचुएशन को हैंडल करके महान बनने की कोशिश कर रही थी। वहां खड़े एम्प्लॉइज को भी लगने लगा था कि नियति और मयूरी में बहुत फर्क है। पर तभी आहान ने जिया की तरफ देखते हुए कहा, उसे अपना लैपटॉप दो। उसकी बात सुन नियति और बाकी सब लोग दंग रह गए। तभी नियति ने हैरानी से आहान की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर आहान ने उसे कहा, उन्हें एक्सप्लेनेशन देना हमारा लास्ट ऑप्शन है, पर क्योंकि अब तक वो लोग यहाँ नहीं आए हैं तो हम अभी भी अपनी गलती सुधार सकते हैं। उसकी बात सुन नियति बोली, तो क्या आपका इंटेंशन मयूरी का डिपेंडेंट होना है। क्या मयूरी इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल पाएगी। नियति ने आहान को मना भी किया, पर आहान ने मयूरी को परमिशन दे दी। नियति ने आहान को देखते हुए उससे कहा, मैं अभी दवे डायमंड के CEO मिस्टर अमन से फोन पर बात कर रही थी। वो अपनी टीम के साथ हैं और रास्ते में ही हैं। वो यहाँ बस 1 घंटे में ही पहुँच जाएंगे। नियति को समझ नहीं आ रहा था कि वह आहान को कैसे समझाए कि मयूरी इतने कम टाइम में यह सब नहीं कर पाएगी, और मयूरी क्या अगर यह काम उसे भी दे दिया जाता तो वह भी 1 घंटे में इस लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स को नहीं बना पाती। वह यही सब सोच रही थी कि वह अपने क्लाइंट को अपनी प्रॉब्लम बताकर मीटिंग को पोस्टपोन कर देगी, पर अब वह यह भी नहीं कर सकती थी। यहाँ सिर्फ नियति ही नहीं थी जिसे मयूरी पर यकीन नहीं था, बल्कि वहाँ पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी मयूरी को शक की नजरों से देख रहा था। वहाँ खड़े सब लोग बस उसे घूरे जा रहे थे, पर कोई उसे आहान के सामने कुछ भी नहीं कह रहा था। वहीं आहान के कहने पर जिया ने मयूरी को एक दूसरे एम्प्लॉय का लैपटॉप लाकर दे दिया था। वो खुद को घूरने लगी। घूरने वाले लोगों की नजरों को इग्नोर करते हुए टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने लगी। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेने के बाद वो उन्हें पढ़ते हुए बड़ी रफ्तार से लैपटॉप में कुछ टाइप भी कर रही थी। एक्चुअली जब नियति आहान को उसके केबिन में इस प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट कर रही थी, तब वो भी वहाँ रहकर उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसके बिना शायद वो भी इस लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट को नहीं बना पाती, क्योंकि उसे दवे डायमंड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और आहान ने भी तो उसे ये रिपोर्ट बनाने का चांस इतने भरोसे से दिया था। वो मयूरी की रिपोर्ट को सुनने का वेट कर रहा था कि वो एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट को बना पाती है या नहीं। नियति मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर थी। सबको उसके लैपटॉप के बारे में अच्छे से पता था, और उसे ज्यादा किसी को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता
पता था। नियति ने आहान को उसके ऑफिस में इस प्रोजेक्ट की मेन आउटलाइन समझाई थी और यहाँ टेबल पर भी उसे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। इसके साथ ही मयूरी ने कुछ देर पहले ही इस प्रोजेक्ट की लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट देखी थी। वो अपनी रिपोर्ट बनाने जा रही थी। उसके दिमाग में वो सभी चीजें छप चुकी थी, जहाँ तक कि किस पेज पर क्या लिखा हुआ था यह तक भी उसे याद था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर फटाफट चल रही थी और उसका पूरा ध्यान उस लैपटॉप पर था। उसे इस तरह देखकर वहां मौजूद लोग भी एकदम चुप हो गए। आहान भी मयूरी के पीछे वाली चेयर पर बैठा और शांति से मयूरी जो टाइप कर रही थी वो पढ़ रहा था। मयूरी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत ही फोकस्ड और टैलेंटेड लड़की हो। आहान के मन में इस वक्त यही बात आ रही थी कि मयूरी ये सब कैसे कर सकती है। वहीं मयूरी अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही स्पीड से पढ़ रही थी और फिर तुरंत टाइप करती जा रही थी। और जितना आहान को इसके बारे में पता था, इस तरह वही लोग काम कर सकते हैं जिन्हें इन सब की आदत हो। तो मयूरी ये सब कैसे कर रही है, यही सब सोचकर उसे मन ही मन में काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। मयूरी ने इस रिपोर्ट को तैयार करने में सिर्फ 49 मिनट लिए। इस पूरे वक्त में सब लोगों ने उसकी सांसें रोक रखी थी। उसका ध्यान सिर्फ मयूरी की ओर ही था। ठीक 49 मिनट बाद मयूरी ने अपना काम खत्म किया और उठकर खड़ी हो गई। ये देखकर सभी लोग दंग रह गए। रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद उसने लैपटॉप को प्रिंटर से कनेक्ट किया और डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने लगी। उसके बाद सबने रिपोर्ट जाकर आहान के हाथ में दे दी। ये सब देखकर नियति ने हैरानी से अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? ये नर्स मुझसे भी कम टाइम में इस रिपोर्ट को कैसे तैयार कर सकती है? जरूर इसने रिपोर्ट गलत बनाई होगी। एक बार आहान बस ये रिपोर्ट देख ले, तब बस इस बात का भी पता चल जाएगा कि आखिर इसने रिपोर्ट में क्या लिखा है। आहान मयूरी की रेडी की हुई रिपोर्ट देख रहा था। स्टार्टिंग के 2 मिनट उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देखकर नियति को लग रहा था कि आहान को जरूर मयूरी की बनाई रिपोर्ट पसंद नहीं आई। ये सोचकर वो मन ही मन खुश होने लगी, पर अगले ही पल उस रिपोर्ट को पढ़ते वक्त आहान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। इससे पहले कि नियति कुछ कह पाती, आहान ने उसकी तरफ बढ़ते हुए और उसे रिपोर्ट देते हुए कहा, तुम इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हो, इसलिए वो भी आकर रिपोर्ट देखने लगी। पर रिपोर्ट देखकर अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस रिपोर्ट को देखते वक्त जिया से इतना भी वेट नहीं हो रहा था कि वो नियति के उस रिपोर्ट को देख लेने के बाद खुद उसे देख ले। इसलिए उसने नियति के हाथों से वो रिपोर्ट ले ली और जल्दी जल्दी उसके पेजेस पलटाकर देखने लगी। अगले ही पल वो एकदम शॉक रह गई थी। उसने अपने मन में कहा, यह रिपोर्ट तो बिल्कुल वैसी है जैसी मैंने बनाई थी। हालांकि मयूरी ने उस रिपोर्ट में थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, पर जिया उसमें कोई भी नुक्स नहीं निकाल पा रही थी। उसके मन में भी यही बात आ रही थी कि मयूरी ने उससे भी अच्छी रिपोर्ट तैयार की है। उसका टैलेंट देखकर वो मन ही मन में बहुत हैरान थी और बस खुद से ही यही कहे जा रही थी, नो इट्स इम्पॉसिबल, यह सही नहीं है और यह नहीं हो सकता। इसके फेस पर ऐसे रिएक्शन देखकर नियति को भी टेंशन होने लगी। उसने जल्दी से उसके हाथों से वो रिपोर्ट ले ली और उसे पढ़ने लगी। अगले ही पल उस रिपोर्ट को देखकर वो भी हैरान रह गई। तभी आसपास खड़े सभी एम्प्लॉय नियति की ओर देखने लगे और पूछने लगे, मैम नियति, मयूरी ने रिपोर्ट कैसी बनाई है? आपको क्या लगता है, क्या मयूरी की इतनी कम समय में रेडी की हुई रिपोर्ट का क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं? ये सब सवाल करके वो नियति के जवाब का वेट कर रहे थे। वहीं नियति ने इस वक्त उस रिपोर्ट को कसकर पकड़ लिया था। उसका मन तो कर रहा था कि वो सबसे कह दे कि ये रिपोर्ट बिल्कुल यूजलेस है, वेस्ट है, पर आहान को अपने सामने देखकर वो किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकती थी, इसलिए उसे सच कहना पड़ा। उसने कहा, आहान की ओर देखते हुए खुद को संभालते हुए कहा, इसमें अभी भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, बट फिर भी ये एक बहुत अच्छा प्रपोजल है। वहीं आहान इस वक्त किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। इस वक्त उसकी नजरें सिर्फ मयूरी पर ही टिकी हुई थी। वहीं नियति को मयूरी पर मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से देख रही थी। तभी एक सेक्रेटरी ने वहां आकर कहा, सर, दवे डायमंड के सीईओ मिस्टर अमन अपनी टीम के साथ यहाँ आ चुके हैं। उसके बाद आहान ने नियति की ओर देखते हुए उससे कहा, मयूरी को भी दवे डायमंड में से आए लोगों से मिलवाने के लिए ले जाओ और उसे एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट भी समझा देना। नियति उसके सामने अपनी इमेज खराब नहीं होने दे सकती थी, इसलिए उसने
अपने दांत भींचते हुए मयूरी से कहा, फॉलो मी। उसकी बात सुनकर मयूरी आहान की ओर देखने लगी और फिर नियति को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चली गई। आहान भी अपनी जगह से खड़े होकर नियति के ऑफिस की तरफ चल दिया था। नियति के ऑफिस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोगों की सभी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे के जरिए उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखी जा सकती थी। इससे पता लग जाता था कि कौन क्या कर रहा है। आहान उसके ऑफिस में जाकर बैठ गया। नियति ने उसके सामने कॉफी का कप लाकर रखा और उसे कहा, सर आहान, क्या मेरे लिए कोई और इंटरेक्शन है? आहान इस वक्त खामोश था। उसकी नजर बस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पर थी। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर सेक्रेटरी के जाने का और मयूरी के आने का वेट करने लगा। नियति वहां से मीटिंग के लिए चली गई। मयूरी को एक प्रोफेशनल सूट दे दिया गया था जिसे पहनकर वो दबे डायमंड से आए लोगों के सामने जाने वाली थी। उसे अपने बालों को ऊपर की ओर बांधा और अब वो काफी प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड नजर आ रही थी। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। स्टार्टिंग में जब वो मीटिंग रूम में आई थी तो उसके खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी नर्वसनेस नजर आ रही थी, पर बाद में वो नॉर्मल हो गई। उसे उस प्रोफेशनल सूट में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर वही हूँ। इस वक्त सबकी नजरें उस पर टिकी हुई थी। मयूरी इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर अलग ही ग्लो नजर आ रहा था। आहान कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा हुआ मयूरी को ही देख रहा था। उसकी खूबसूरत और चमकीली आंखों में उसे एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। मीटिंग जल्द ही खत्म हो गई, पर मयूरी इस वक्त बहुत ही गहरी सोच में खोई हुई थी। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद नियति ने पर्सनली दबे डायमंड से आए लोगों को बाहर तक छोड़कर फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वापस आ गई। उसके आते ही वहां खड़े सभी एम्प्लॉय उससे पूछने लगे, नियति मैम क्या हुआ? क्या उन लोगों को हमारा प्रपोजल पसंद आया? वहीं जिया, वो तो इस वक्त काफी बेचैन नजर आ रही थी। उसने तो यही सोचा था कि मयूरी को मार्केटिंग डिपार्टमेंट की टेक्निक्स के बारे में कुछ नहीं पता था और बाद में जब वो एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम आएगी तब वो कुछ भी नहीं बता पाएगी। इसलिए वो उस पर टारगेट करके वहां बैठे सभी लोगों को ये यकीन दिलाना चाहती थी कि मयूरी मनहूस और उस पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। पर बाद में उसे ही इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि मयूरी सबके सामने उससे भी अच्छी रिपोर्ट बना लेगी। वो इस वक्त अपने मन में यही सोच रही थी कि अगर मिस्टर अमन उसकी एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट से इम्प्रेस हो गए तो जो कुछ भी उसने सोचा था उस पर पानी फिर जाएगा और उसे मयूरी को सबक सिखाने का चांस भी नहीं मिलेगा। इतना सब करके भी वो मयूरी को सबके सामने मनहूस साबित नहीं कर पाई, बल्कि वो सबकी नजरों में बहुत टैलेंटेड बनती जा रही थी। उसने खुद को संभालते हुए नियति की तरफ देखा। हालांकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर जिया के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। तभी उसने अपने मन में कहा, शायद मिस्टर अमन को मयूरी की एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट पसंद नहीं आई। यही सब सोचकर वो बेचैन हो गई और नियति के पास जाकर उससे बोली, नियति मैम अब एग्जैक्टली बताइए ना क्या हुआ और मिस्टर अमन ने क्या कहा? क्या उन्हें हमारा प्रपोजल पसंद आया? उसकी बात सुनकर नियति के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा खराब नजर आने लगे। उसने आहान की तरफ जाते हुए उससे कहा, मिस्टर आहान, मिस्टर अमन हमारे प्रपोजल से काफी खुश हैं। हम उनके प्रोजेक्ट को हमारे प्रपोजल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही सब लोगों ने ये सुना वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो गए। इतने लोगों के बीच में सिर्फ जिया ही वहाँ एकदम शांत खड़ी हुई थी और अपने ही ख्यालों में कहीं लॉस्ट थी। वो अपने दुख को छिपाकर वहाँ मौजूद अपने कलीग्स के साथ जबरदस्ती हंसने का और खुश होने का नाटक कर रही थी, पर उसकी स्माइल इस वक्त उसके आंसुओं वाले फेस से भी ज्यादा खराब दिख रही थी। वहीं मयूरी दरवाजे पर खड़ी अपनी सैलरी के ट्रिपल होने का सोचकर मन ही मन में खुश हुए जा रही थी। क्या आहान मयूरी की एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट से खुश होकर उसकी सैलरी ट्रिपल कर देगा या उसे कोई सजा देगा? पर जब उसने अपना सिर उठाकर उस ऊपर जिया की तरफ देखा तो उसे याद आया कि वो कुछ इम्पोर्टेंट भूल रही है। तभी वह अपनी नजर झुकाए आहान की तरफ गई। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सभी एम्प्लॉय खुश और एक्साइटेड थे, इसलिए उनमें से बहुत से लोगों ने यह नहीं सुना था कि मयूरी ने अभी अभी आहान को क्या कहा। हालांकि आहान ने अभी उसकी बात सुनकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मयूरी को लगा कि शायद वह उसकी बात नहीं सुन पाया, तो उसने अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, जिया ने मेरी आंखों के सामने अपने लैपटॉप को अपने हाथ से धक्का देकर गिराया था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मयूरी ने जैसे ही अपनी बात पूरी की वहाँ मौजूद
सभी एम्प्लॉइज एकदम चुप हो गए। उन सब लोगों की नजरें मयूरी की ओर जाकर टिक गई। हालांकि यह बात मयूरी सिर्फ आहान को बताना चाहती थी कि लैपटॉप गिरने में उसकी कोई गलती नहीं थी, पर जब उसने देखा कि उसकी कही बात को वहाँ मौजूद सभी लोगों ने सुन लिया है तो उसे बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा। पर फिर उसने खुद को संभाला और पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, जब जिया मुझे वो एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट दे रही थी तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं वहाँ से खड़ी होने लगी। पर तभी जिया ने अपने हाथों से अपने लैपटॉप को धक्का दे दिया। अगर उसने यह बात पहले कही होती तो सबको यही लगता कि वह अपनी गलती से भाग रही है और जिया को फंसा रही है। पर इस वक्त उसकी वजह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, और अगर उसने वो लैपटॉप खराब कर भी दिया था तो भी उसने इतने कम टाइम में वो एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट तैयार कर दी थी। वहाँ खड़े सभी लोग यही सोचने लगे कि बिना मतलब मयूरी जिया को आखिर क्यों ही फंसाना चाहेगी, इसलिए उसके अपनी बात पूरी कर लेने के बाद वो सभी एम्प्लॉय जिया की तरफ शक की नजरों से देखने लगे। जैसे ही मयूरी ने अपनी बात पूरी की, जिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? नियति ने ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को एडिट कर दिया था, उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि यह सब जिया ने किया है। अब जब तक जिया खुद यह ना कह दे कि लैपटॉप उसने गिराया था, तब तक मयूरी की बेगुनाही को प्रूव करने का कोई और तरीका नहीं था। वहीं जिया भी यह बात जानती थी कि अगर वह खुद को बेबस और हेल्पलेस दिखाएगी तो वहाँ मौजूद सभी लोगों की सिंपैथी उसे ही मिलेगी। उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, सर मैं इस कंपनी में इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैं हमेशा अपने काम को लेकर केयरफुल रही हूँ। इस बात की गवाही तो इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेरे साथ काम करने वाले सारे कलीग्स भी दे सकते हैं, और जब उस एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी तो मैं अपने ही काम को खराब क्यों करूंगी? फिर उसने मयूरी को देखते हुए अपनी बात कंटिन्यू की, और तो और मयूरी, तुम इन सब का ब्लेम मुझ पर कैसे डाल सकती हो? मैं यह सब तुम्हारे साथ क्यों करूंगी? मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है तुम्हारे साथ, और मैं क्यों खुद के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करूंगी? उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली। यह बात तो उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि वह बेवजह उसे इन सब में क्यों फंसा रही थी, और वह तो इससे पहले कभी जिया से मिली भी नहीं थी, तो वह उसे ये क्यों टारगेट कर रही थी? तभी उसने आहान की ओर देखा। उसके फेस पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देखकर मयूरी को भी पता नहीं चला कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी उसने अपने मन में बड़बड़ाते हुए सोचा, इस वायुमंडल ईगो की मन में क्या चल रहा है? क्या यह मेरी बात पर यकीन करेगा? पर इससे पहले तो इसने कभी मेरी बात पर यकीन नहीं किया, तो अभी यह ऐसा क्यों करेगा? वहीं आहान की नजरें इस वक्त वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर थी। तभी उसने अपने लिए एक चेयर खींची और वहां बैठते हुए बोला, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करो। यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आहान सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली थी, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला था, तो फिर आहान सर फिर से उसे चेक करने के लिए क्यों कह रहे हैं? पर तभी उन लोगों को रियलाइज हुआ कि आहान जिस कैमरे की बात कर रहा है वह नियति की कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले कैमरे से अलग था। वहीं जब नियति को यह बात समझ आई तो उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कस ली। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, सेक्रेटरी ने आहान के सामने उस सीसीटीवी फुटेज को लैपटॉप पर ओपन कर दिया। उस फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि मयूरी बस अपनी जगह से उठी थी, पर जिया ने आगे जाकर जानबूझकर उस लैपटॉप को नीचे गिरा दिया था। इससे यह बात प्रूफ हो गई थी कि मयूरी बिल्कुल सच कह रही थी और यह सब जिया ने ही किया था। यह सब देखकर जिया ने कहा, नहीं यह सब मैंने नहीं किया आहान सर, मैं हमेशा अपने काम को लेकर बहुत केयरफुल रही हूँ। भला यह सब करके मैं अपनी जॉब को रिस्क में क्यों डालूंगी? उसके इतना कहने पर भी जब आहान ने उसे कुछ नहीं कहा तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने फिर आहान से कहा, सर मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं जब मयूरी वहाँ से उठी तो लैपटॉप भी अचानक से नीचे गिर गया, इसलिए मुझे लगा कि उसी ने मेरा लैपटॉप नीचे गिराया है। और आहान के चेहरे पर अभी भी कोल्ड एक्सप्रेशन थे। वह अपनी बातों को सुनकर भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। यह देखकर जिया ने नियति की ओर पलटकर उससे कहा, नियति मैम, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं किस तरह की इंसान हूँ, और मैं डायमंड की डील्स को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस थी। उसकी बात सुनकर नियति एकदम
खामोश हो गई। उसने सोचा था कि वह इस मौके का फायदा उठाकर आहन को मयूरी को ऑफिस में नहीं आने देने के लिए मना कर सकती थी, और उसने कभी नहीं सोचा था कि एंड में उसी का पासा पलट जाएगा। हालांकि उसे जिया की कोई खास फिक्र नहीं थी, पर क्योंकि वह उसी के लिए काम कर रही थी इसलिए वह उसे किसी भी हाल में दोषी साबित नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि अगर वह दोषी साबित होती तो कहीं न कहीं उस पर भी सवाल उठता। यही सब सोचकर उसने आहन की तरफ देखकर उससे कहा, मिस्टर आहन, मैं जानती हूँ कि जिया ने गलती की है, पर उसने इसे जानबूझकर नहीं किया, और आपने देखा ना, जब लैपटॉप नीचे गिरा तो सबसे ज्यादा परेशान वही दिख रही थी। शायद इसलिए उसने मिस मयूरी को गलत समझ लिया। अब जब यह गलतफहमी मिट चुकी है तो क्या मैं उसे मिस मयूरी से माफी मांगने के लिए कह सकती हूँ। इतना कहकर नियति अपनी आंखें बड़ी करके जिया को मयूरी से माफी मांगने के लिए इशारा करने लगी। जिया भी तुरंत उसका इशारा समझ गई। मयूरी के सामने जाकर उसने अपने हाथ जोड़े और बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुनकर भी मयूरी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वहीं सीसीटीवी कैमरे के सामने से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। आहन ने बस ऐसा प्रिटेंड किया था कि जैसे उसे सारी सच्चाई पता लग गई हो, और उसके एक्सप्रेशन देखकर जिया अपनी गलती अपने आप मान गई। जिया की बातें सुनकर सबको यही लग रहा था कि वह कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती है, इसलिए वह मयूरी से माफी मांग रही है। पर मयूरी को अच्छे से समझ आ रहा था कि जिया यह सब जानबूझकर कर रही है, और उसने वो लैपटॉप भी जानबूझकर गिराया था। इस वक्त भी उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग साफ देखी जा सकती थी। हालांकि अब जिया ने उससे इतने सारे लोगों के सामने माफी मांग ही ली थी, और नियति भी उसकी साइड ले रही थी, तो उसे भी जिया को माफ कर देना ही था। तभी उसने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे सोच इस वक्त जिया को माफ करना ही पड़ेगा, वरना सब लोग सोचेंगे कि मैं बहुत ज्यादा ही भाव खा रही हूँ। पर क्या मुझे इसे माफ कर देना चाहिए? वह अपने मन में यही सब बातें सोच रही थी कि तभी पीछे से आहन की आवाज आई, इसे सस्पेंड करो और इस मामले की आगे इन्वेस्टिगेशन करो। आहन की आवाज सुनकर मयूरी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, वाह छे, इस वाइल्ड ईगो ने मेरी साइड ली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आहन इस वक्त मयूरी को नहीं देख रहा था। वह तो बस गुस्से से भरी आंखों से सिर्फ जिया की तरफ देखे जा रहा था। अपनी बात कह देने के बाद वह वहां से जाने लगा। नियति तो जैसी यह सुनकर एकदम हैरान ही रह गई थी, पर तभी उसने खुद को संभालते हुए आहन के पीछे जाते हुए कहा, मिस्टर आहन, जिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काफी सालों से काम कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, तो क्या उसे इस तरह सस्पेंड करना सही रहेगा? नियति अब तक यही सोच रही थी कि अगर जिया मयूरी से माफी मांग लेती तो उसका काम बन जाएगा और आहन उसे माफ कर देगा। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो ज्यादा से ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस बोनस और हाइक पर असर होगा, पर उसने यह कभी नहीं सोचा था कि आहन उसे सस्पेंड ही कर देगा और इस मामले की आगे इन्वेस्टिगेशन भी करेगा। नियति को इस वक्त यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आहन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मयूरी को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा था। वह अपने मन में मयूरी को कोस रही थी। आज फिर इस मयूरी की वजह से यहाँ इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी आहन ने रुककर उसकी बात का जवाब दिया, सही रहेगा से तुम्हारा क्या मतलब है नियति? उसकी आवाज सुन नियति अपनी सोच से बाहर आई। आहन ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सुपरवाइजर होने के नाते वह अपने काम को लेकर काफी लापरवाह है। यहाँ तक कि वह इतनी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट नियति के पास उसकी इन बातों का कोई जवाब नहीं था। आहन ने आगे कहा, एक तो वह इतनी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को संभाल नहीं पाई, दूसरा वह ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई सॉल्यूशन भी नहीं दे पा रही थी। इन सब के बावजूद वह अपनी गलती मानने के बजाय गैर जिम्मेदार होकर मयूरी पर ही दोष डाल रही थी। उसे दूसरों को ब्लेम करने में पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए। मिस नियति, अपनी बात कहते कहते आहन अपनी नजरें वहां मौजूद सभी लोगों पर दौड़ा रहा था। फिर उसने नियति की तरफ देखा और आगे कहा, अब तो मुझे टेंशन हो रही है कि अगर हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ऐसी सुपरवाइजर ही रही तो दवे डायमंड के साथ होने वाली हमारी अगली डील पर और भी बुरा असर पड़ सकता है। आहन की बात सुनकर नियति के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जिस तरह से बोल रहा था उसके शब्दों से यह पता चल रहा था कि उसे कहीं न कहीं उस पर भी डाउट है, और वह तो जिया को बचाने की कोशिश भी कर रही थी। यही सब सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। क्या आहन
आहान सच में नियति पर डाउट कर रहा था। इतना सब हो जाने के बाद क्या मयूरी नर्सिंग छोड़कर आहान की कंपनी ज्वाइन कर लेगी? क्या है मयूरी का अतीत? कैसे एक नर्स होने के बावजूद उसे मार्केटिंग रिपोर्ट बनानी आती है? भाई साहब, स्टोरी का लेवल इतना ज्यादा हाइपर हो रखा है, मैं बता नहीं सकता। आगे स्टोरी में जो चीजें है ना गाइस निकल के आने वाली है, जो चीजें रिवील होंगी आगे, और जो ये मयूरी का अतीत एक राज बना हुआ है, ये सब कुछ आगे फाड़ के रख देने वाला है। एंड यहाँ पे लिटरली कुछ ऐसी चीजें निकल के आएंगी, बवाल होगा आगे स्टोरी में। और सबसे बड़ा धमाका यहाँ पे देखने वाली चीज होगी कि मयूरी का अतीत जो है भाई बहुत ही खतरनाक, एंड यहाँ पे चीजें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड चीजें यूनिक देखने को मिलने वाली है। आई डोंट बिलीव हिम कि आगे स्टोरी में जो चीजें होने वाली हैं वो सच में पूरी की पूरी स्टोरी को हिला देंगी, एंड सच में मजा आएगा। एंड मेरा तो सोच के ही आगे दिमाग खराब हो रहा है कि आखिर मयूरी के अतीत में जो चीजें इन्वॉल्व है, आखिर वो चीजें क्या है। और जो इतनी साधारण सी जो मतलब मयूरी दिखती है, वो मैं जहाँ तक मेरे हिसाब से बोलूँ तो वो नॉर्मल नहीं है। वो यहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, कुछ यूनिक चीजें जो है हमें स्टोरी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो चलिए गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट तो डेफिनेटली कर देना। एंड एक जरूरी बात, सब्सक्राइब वही करें जिन्हें स्टोरी देखनी है, वरना मत करना, ठीक है। मुझे फालतू के सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि फालतू के सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। जिनको देखना है वही सब्सक्राइब करें। एंड आप एक चीज कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड कमेंट कर देना। कमेंट कंपलसरी है, आप सब्सक्राइब करो मत करो, बट कमेंट कर सकते हो कुछ भी, एनीवे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपसे लेता हूँ आपका भाई प्रिंस विदा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।